हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी कि जो हमारा मानव जनन यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यहां पे कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपके वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन आंसर हैं, और कुछ आप देखेंगे अंत में ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो कार्पस ल्यूटियम आपको याद रखना है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है अंडाशय में। किसके अंदर होता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन कहां होता है। तो मानव में जो निषेचन होता है वो मादा के अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है? मानव में जो निषेचन होता है वो मादा के अंडवाहिनी में होता है, यानी कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में या अंडवाहिनी नलिका में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ग्राफियन फॉलिकल से जब अंड यानी कि ओवम बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडोत्सर्ग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन। तो अंडोत्सर्ग बोलते हैं जब भी ग्राफियन फॉलिकल फटती है उसमें से अंड बाहर निकल आता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय की जो जनन स्तर की कोशिकाएं होती है इनके द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडाणुओं के जो बनने की क्रिया होती है वो कहलाती है अंड जनन। क्या कहलाती है? अंड जनन यानी कि ऊजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? अंड जनन यानी कि ऊजेनेसिस कहलाती है। ठीक, इसके बाद आपको देखना है अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रुला के मध्य जनन स्तर को किस नाम से सूचित किया जाता है। जब गैस्ट्रुला अवस्था बनती है तो उसमें 3 लेयर बनती है, 3 लेयर मतलब 3 जनन स्तर बनती है। तो उसमें से पूछा गया है कि जो मध्य जनन स्तर होती है यानी जो मध्य लेयर होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है किस नाम से जानते हैं? मीसोडर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीसोडर्म के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रुला में टोटल 3 स्तर बनती है, 3 जनन स्तर बनती है। तो जो सबसे मध्य वाली परत होती है उस मध्य वाली परत को हम क्या बोलते हैं? मध्य वाली परत को हम बोलते हैं मीसोडर्म। क्या बोलते हैं? मीसोडर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय काय बनते हैं। तो एक अंडाणु के निर्माण में आपको याद रखना है 3। एक अंडाणु के निर्माण में 3 पोलर बॉडी बनती है। अगला क्वेश्चन है कंकाल पेशी का विकास किससे होता है। तो कंकाल पेशी का विकास आपको याद रखना है किससे होता है? मीसोडर्म से होता है। किसमें से होता है? मीसोडर्म से होता है। ठीक है, मीसोडर्म आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो ऑटोसोम आपको याद रखना है कितने होते हैं? 22 जोड़ी। कितने? 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम मतलब टोटल 44 जो है ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी यानी 44 ऑटोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। तो मानव के अंदर जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 280 दिनों की होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे 270 भी मिल जाता है। तो आपको याद रखना है मानव गर्भावस्था जो है लगभग 280 दिनों की होती है। ठीक है, यानी कि लगभग 40 सप्ताह की होती है। अगला क्वेश्चन है अपनी ही तरह के नई पीढ़ी के जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो कोई भी जीवधारी जब अपने ही समान नए शिशु को पैदा करता है तो यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन यानी कि जनन। क्या है इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जनन। तो जनन का मतलब क्या है? हर एक जीवधारी अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, यही क्षमता क्या है? प्रजनन या जनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु के द्वारा अंडाणु के कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने के लिए कौन सा प्रकीर्णन स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? स्पर्मलाइसिन। क्या है? स्पर्मलाइसिन। और यही स्पर्मलाइसिन जो है अंडाणु के अंदर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्मलाइसिन। अगला क्वेश्चन है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण हमको पता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन यहां पे पूछा गया भ्रूणीय अवस्था में। तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहां होता है? यकृत और प्लीहा में। कहां होता है?
भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत व प्लीहा में होता है। कहां होता है? यकृत व प्लीहा में, ठीक है, यकृत व प्लीहा में, यानी स्प्लीन या लीवर में होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा आपको याद रखना है किस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? तो आपको याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। किस हार्मोन्स का? ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा आपको याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? क्या पूछा गया है कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसमें यह पूछा गया है कि 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो देखिए, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से हमने आपको बताया था कि 4 शुक्राणु बनते हैं। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से जब 4 शुक्राणु बनते हैं तो 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पूछा गया कितने? 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से। तो 24 इंटू आप क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पे? आपका 6 आ जाएगा यहां पे। और क्या आ जाएगा इसके अलावा? आपका आ जाएगा 4, आपका आ जाएगा 9, यानी 96। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे तो 96 यानी कि 96 जो है 96 शुक्राणु बनेंगे। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से पूछा गया तो 24 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 96। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आसानी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया, ठीक है। जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विदलन। क्या बोलते हैं? जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जाइगोट से मोरुला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विदलन। अगला क्वेश्चन है एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है? तो जब कोई भी फीमेल 45 से 50 वर्ष की अवस्था में लगभग पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर जो रजो चक्र है वो समाप्त होने लग जाता है। और रजो चक्र का समाप्त होना आपसे पूछा गया है क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है रज चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है मोनोपॉज, ठीक है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ पश्चात मनुष्य में कौन सा युग्मक जनन जीवन पर्यंत चलता रहता है? ठीक है, तो 2 प्रकार के हमने युग्मक जनन पढ़े हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। तो अंड जनन की प्रक्रिया तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या लिखना है आपको? शुक्र जनन, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है? तो आपको याद रखना है शुक्र जनन की प्रक्रिया। तो ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो किसी भी यूट्रस के अंदर जो भ्रूण होता है उसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है अपरा या प्लेसेंटा। क्या कौन प्रदान करता है? अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा। इसी के द्वारा जो है भ्रूण को पोषण जो है प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है नर में वृषण कहां स्थित होते हैं? तो किसी भी नर के अंदर जो वृषण होते हैं ये स्क्रोटम में स्थित होते हैं, यानी कि वृषण कोष में स्थित होते हैं, ठीक है। तो वृषण कहां स्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है वृषण जो होते हैं ये वृषण कोष में स्थित होते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्रोटम में स्थित होते हैं। वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावन होता है? तो शिशु जन्म के समय आपको याद रखना 2 इंपोर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें से मेन है आपका एक रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, रिलैक्सिन, ठीक है। तो एक तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और दूसरा जो इंपोर्टेंट हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है। शिशु जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है और यही क्या करते हैं गर्भाशय की दीवार में संकुचन उत्पन्न करते हैं जिस कारण से बेबी जो है आसानी से बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक की सूत्र गुणिता क्या होती है? ठीक है, युग्मक की सूत्र गुणिता पूछा गया, प्लॉइडी लेवल पूछा गया है। तो जो युग्मक होते हैं हमेशा आपको याद रखना है युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक जो होते हैं ये अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? युग्मक जो होते हैं ये अगुणित होते हैं, ठीक है। चाहे आपका नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी कि हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। चलिए इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से इसका ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है युग्मक युग्मनज की सूत्र गुणिता। युग्मनज का मतलब क्या होता है? युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। क्या होता है? युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। तो आपसे जाइगोट की सूत्र गुणिता पूछी गई है। तो
तो युग्मक जो थे वो अगुणित होते थे, लेकिन जो जाइगोट होता है यानी जो युग्मन जो होता है ये कैसा होता है, तो जाइगोट आपको याद रखना है ये हमेशा द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे युग्मनज यानी जाइगोट की सूत्र गुणिता, तो जाइगोट हमेशा कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। तो नर एवं मादा जब आपस में मिलते हैं, तो इस नर व मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है। वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृषण की ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि वृषण के अंदर पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाएं। और लीडिंग कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, अंतराली कोशिका भी है। क्या है, अंतराली कोशिका। तो ये लीडिंग कोशिकाएं ही क्या करती है, लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और कौन सा हार्मोन्स, तो लिंग हार्मोन्स किसी भी नर के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये नर के अंदर लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अगला क्वेश्चन है हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो हाथी का जो गर्भकाल होता है आपको याद रखना है 641 यानी कि 641 दिन का। हाथी के अंदर आपको याद रखना है कि इसकी जो गर्भावधि होती है वो 641 दिनों की होती है। ठीक, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद आप देखेंगे यहां जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये वृषण के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं वृषण के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। तो अलैंगिक जनन में जनक की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में केवल और केवल आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भ निरोधक दवाओं का काम क्या है। तो जो गर्भ निरोधक दवाएं होती है ये क्या कर देती है, आपको याद रखना है ये अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। क्या कर देती हैं, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती है ये अंडाशय के अंदर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देती हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। ये वाले ऑप्शन आपको देखना है, ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। तो ब्लास्टोस्पोर कहां पाया जाता है, यहां पे आपको ब्लास्टोस्पोर बना लेना है। ठीक है, ब्लास्टोस्पोर। ठीक है, ब्लास्टो के बाद आपको स्पोर बना लेना है, ब्लास्टोस्पोर। ठीक है, आपको ब्लास्टोस्पोर लिखना है पूरा का पूरा। यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस हो गई है तो आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो ब्लास्टोस्पोर है, तो ब्लास्टोस्पोर जो है कहां पाए जाते हैं, तो ब्लास्टोस्पोर जो होते हैं या ब्लास्टोपोर जो होते हैं ये कब पाए जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना जो ब्लास्टोपोर होते हैं ये पाए जाते हैं गैस्ट्रुला अवस्था में। किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गैस्ट्रुला अवस्था में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है, सोमनीफेरस नलिकाओं का मतलब होता है शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है वृषण के अंदर और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही आपको याद रखना है शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं, वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पे होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन हमने आपको बताया था अधिवृषण में होता है। ठीक है, और अधिवृषण को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो आपको याद रखना है कि जो शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है वो कहां होता है, एपिडिडाइमिस में होता है यानी कि अधिवृषण में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है। तो अंडोत्सर्ग आपको याद रखना है 14वें दिन होता है। ठीक है, मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कि अंडवाहिनी का या फैलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा भाग है जो अंडाशय के सबसे निकट होता है। तो अंडाशय के सबसे निकट जो है आपको याद रखना है कीपक भाग होता है। कीपक का मतलब होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, तो इनफंडिबुलम वाला जो भाग होता है ये अंडवाहिनी का ये एक ऐसा भाग है जो कि अंडाशय के सबसे निकट होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव नरों के सुक्रिय प्रद्रव्य में किन की भरपूर मात्रा होती है, किन दो की भरपूर मात्रा होती है। जो सुक्रिय प्रद्रव्य मतलब शुक्राशय से जो द्रव निकलता है उस शुक्राशय के अंदर निकलने वाले सुक्रिय प्रद्रव्य में किसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज व कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, फ्रक्टोज व कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको ये वाले ऑप्शन चारों देखना है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज व कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा फ्रक्टोज व कैल्शियम की होती है।
अगला क्वेश्चन है 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो आपसे पूछा गया 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, तो 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से आपको याद रखना है 400 शुक्राणु जो है बनेंगे। तो यहां पे हमने 35 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करा दिए चैप्टर 2 के। तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आपको डेफिनेट रूप से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।